Hey guys, welcome to Crave for English Literature. Today we are going to discuss about the important writer from 14th century, that is Geoffrey Chaucer. So here I am going to discuss about his life to death and his important works. So first one is his birth, कि उनका बर्थ जो है वो विंट्री प्लेस पे हुआ था, जहाँ उनके फादर के बारे में हमें ये पता चलता है कि उनके फादर एक वाइन मर्चेंट थे और वो किंग एडवर्ड थर्ड को वाइन सप्लाई किया करते थे। उनकी मदर का नाम था इज़ाबेला एंड जो चौसर हैं वो अपनी एज में उन्होंने इतना काम किया था कि उनको क्रिटिक्स ने बाद में फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड पोइट्री के नाम से जो है वो नवाजा। दी 100 ईयर वॉर जो है वो भी इन्हीं की एज में हुई और इस एज में जो है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्यों आई, क्योंकि बहुत सारे रिबेल्स हो रहे थे। ठीक है, इंग्लैंड का फ्रांस के साथ जो है वो रिबेल चल रहा था और ये कुछ 116 साल तक जो है वो इनकी ये वॉर जो है वो चलती रही है। और इस वॉर के कारण क्या हुआ था, ड्रेन्ड ऑल रिसोर्सेज ऑफ द नेशन एंड हैवी टैक्सेशन, के मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ गया था। लोगों की कमाई का ज़रिया नहीं था, लेकिन उनको जो है वो टैक्स और ज़्यादा पे करना पड़ रहा था। इन 1359 चौसर टुक पार्ट इन वॉर। कहते हैं कि एडवर्ड थर्ड के कहने पर चौसर ने जो है वो 1359 में वॉर में हिस्सा भी लिया था और इसके लिए उनको 16 पाउंड जो है वो पेमेंट दी गई थी। इन्हीं की एज में ब्लैक डेथ जो है वो एक प्लेग नाम की बीमारी जो है वो फैल गई थी और जो कि लगातार हर साल और कुछ सालों के बाद जो है वो कंटिन्यू आती जा रही थी और जिसके कारण क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो चुका था। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों की जान जो है वो चली गई थी। सो हेयर इज़ ऑल्सो वी नो अबाउट कि उन्हीं की एरा में, उन्हीं की एज में, उस सेंचुरी में एक पीजेंट रिबेलियन जो है वो भी स्टार्ट हो गई थी एंड हिज लीडर वॉज टेलर। अब कहते हैं कि उन्हीं के टाइम में क्या हो गया था कि किसान लोग जो थे उनको इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था, उनका कमाई का कोई ज़रिया नहीं था। ठीक है, और जिस कारण जो है उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और यही सारी एज जो है वो चौसर की चल रही थी और इन्हीं चीज़ों ने जो है वो उनके काम को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया था। अब उनका बर्थ जो हम देखते हैं कि 1343 से लेके 1400 तक जो है वो उनका बर्थ पीरियड था। उसी के बीच में 3 किंग्स जो हैं वो आए और चले गए। इस तरीके से जैसे कि थर्ड किंग एडवर्ड जो थे वो 1312 से लेके 77 तक रहे। फिर उसके बाद किंग रिचर्ड सेकंड आए। किंग फोर्थ की जो है डेथ हेनरी की, वो भी उन्हीं की एज में हुई थी। अब ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा की थी चौसर ने और चौसर की ट्रैवलिंग के दौरान ही उन्होंने बहुत सारे ऑथर्स के काम को जो है वो पढ़ा और उनके काम के द्वारा ही उनके राइटिंग का इन्फ्लुएंस जो है वो अपने जितने भी पुराने राइटर्स थे लाइक दांते, बोकाशियो, फ्रास्टार्ट, इनके काम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो हुए थे। इन 1366 ही मैरिड टू फिलिया डी रॉयट। अब कहते हैं कि 1366 में उनकी शादी हो गई थी। इन 1369 जॉन ऑफ गॉन्ट, उन्होंने उनको जो है वो एक पोइट्री जो है वो लिखने के लिए कही थी और वो पोम कौन सी थी, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ की डेथ हो गई थी और जिसके कारण उन्होंने उनकी मेमोरी में चौसर को जो है वो लिखने के लिए प्रेरित किया था। अब इसमें क्या था कि उनका फर्स्ट वर्क जो है वो आया, द बुक ऑफ द डचेस, दैट मीन्स द डेथ ऑफ ब्लैंच। अब ब्लैंच जो है वो ब्लैंच उनकी जो वाइफ थी डचेस ऑफ लैंस्टर, ठीक है, उनके लिए लिखी गई थी और ये प्योरली फ्रेंच बेस्ड थी, क्योंकि हमें ये जानने को मिलता है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चौसर की लाइफ में 3 लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था और उन्हीं की लाइफ में जो है वो उनका वर्क स्टाइल भी उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होते गए। अब जो
ये हमारी फर्स्ट वर्क उनका जो देखने को मिलता है हमें, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था। तो इसकी ट्रांसलेशन, इसको बोला जाता है कि रोमन डी ला रोस। इसकी पार्शियल ट्रांसलेशन जो है वो हमें किस में देखने को मिलती है, द डेथ ऑफ ब्लांच में। अब अब हमें उनके रॉयल पोस्ट के बारे में भी पता चलता है कि उनकी लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत सारी जो है वो रॉयल पोस्ट भी जो है वो हायर की थी। अब उसमें क्या आता है, सबसे पहले 1386 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कैंट बने। 1387 में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। 1389 में उनको क्लर्क ऑफ किंग्स वर्क जो है वो भी एज क्लर्क के उन्होंने जो है वो रॉयल्टी के लिए काम करना जो है वो शुरू किया। और एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है दैट ही इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट्स, कि उन्होंने ही, कपलेट्स क्या होते हैं, जहाँ पे हमें 2 लाइंस जो है वो सेम राइमिंग की मिलती है, जिसको हम दोहे भी बोल सकते हैं, ठीक है। हीरोइक कपलेट्स जो है वो हमें चौसर ने ही इंट्रोड्यूस की थी। अब नेक्स्ट 3 पीरियड्स, उनका जो राइटिंग सेक्शन का पीरियड है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ फ्रेंच, सेकंड इज़ इटालियन एंड थर्ड वन इज़ इंग्लिश। फर्स्ट फ्रेंच। फ्रेंच में हमें क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले जो है उन्होंने द रिमाउंट ऑफ द रोज, ठीक है, ये ट्रांसलेशन किससे ली थी, रिमाउंट द ला रोज, ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन की थी। फिर हमें ये भी देखने को मिलता है कि उनका जो अपना पर्सनल वर्क था, जो उन्होंने खुद जो है वो जॉन ऑफ गाउंट के वाइफ के लिए लिखा था, दैट वाज द बुक ऑफ डचेस। और ये हमें देखने को इसमें मिलता है कि इसको जो है एक एलेग्री की फॉर्म में लिखा गया था, जिसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि हिडन मीनिंग होता है एलेग्री का, कि मतलब आप कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और जो है वो भी अपना इंडिविजुअल मीनिंग वो अपने साथ लेकर चल रहा होता है। और एलेग्री में एक ड्रीम विज़न में जो है वो उन्होंने पूरी जो है वो उनकी वाइफ के मरने का दुख बताया है, कि किस तरीके से वो बीमार थे, कितने साल तक जो है वो उनको पेन जो है वो होता रहा, और ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। नेक्स्ट उनका एक वर्क हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ ABC अ प्रेयर फॉर द वर्जन। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम, एक छोटी सी पोएम है, लेकिन ये भी फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखी गई है। सो नेक्स्ट वन इज़ इटालियन वर्क। अब उनका इटालियन वर्क हमें देखने को मिलता है, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोकाशियो, पेट्रियार्क, दांते, फ्रेस्ट्रियो। अब कहते हैं कि इनका जो है काम, जब इन्होंने ट्रैवलिंग करते हुए अपने ऑथर्स को पढ़ा तो उनका इम्पैक्ट इनके ऊपर इतना था कि उन्होंने उन्हीं के कंटेंट में से ही अपना काम जो है वो लिखना शुरू किया। और उन्होंने किसके बारे में लिखा, द हाउस ऑफ फेम, ठीक है, रिजेम्बलेंस दांतेस डिवाइन कॉमेडिया। अब कहते कि ये जो हाउस ऑफ फेम था ये दांते से इंस्पायर होके, दांते की जो किताब उन्होंने लिखी थी दी डिवाइन कॉमेडिया, उससे इंस्पायर होके जो है वो दी हाउस ऑफ फेम लिखा था। ये भी एक ड्रीम विज़न है, जिसमें कि हमें ये देखने को मिलता है कि इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एन ऑटोबायोग्राफिकल पोम ऑफ चौसर। यहाँ हमें गॉडेस वीनस के बारे में जानने को मिलता है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें आ जाते हैं कि द हाउस ऑफ फेम में कौन सी गॉडेस के बारे में जिक्र किया गया है। ड्रीम विज़न था, जिसमें वो जो है वो गॉडेस वीनस को देखते हैं, ठीक है। और 2005 लाइन्स हमें इसमें देखने के मिलती हैं। ऑक्टोसिलेबिकल इसमें जो है वो कपलेट हमें जो है देखने को मिलता है। ऑक्टो मीन्स 8, यहाँ पे 8 सिलेबल्स जो है उस फॉर्म में जो है वो कपलेट जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। पार्लियामेंट ऑफ फॉल जो है ये भी एक ड्रीम विज़न में ही लिखी गई थी। दैट मीन्स कि वो एक ड्रीम ले रहे हैं और ड्रीम में ही उन्होंने जो है वो इसको लिखा है। इसकी जो हमें राइमिंग स्कीम जो है वो राइम रॉयल स्कीम हमें देखने को मिलती है। और इस किताब और इस इटालियन वर्क से हमें इनके जो
वीनस टेम्पल जो है उसके बारे में बताया गया है। और फिर हमें जो है ये भी देखने को मिलता है कि उसमें सेंट वैलेंटाइन डे, जो वैलेंटाइन डे आजकल के टाइम पीरियड में हम मनाया जा रहा है, जो बहुत फेमस हो चुका है कि फेब के मंथ में आता है, ठीक है। तो उसका रेफरेंस आइडिया भी हमें जो है वो पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स में देखने को मिलता है। और इसमें एक पर्टिकुलर बर्ड के बारे में बात हुई है, तो वो बर्ड जो है वो उनको ड्रीम में दिखाई देता है, दैट इज़ एन ईगल। वो ईगल है जो इनको जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट वन इज, जो बहुत सारे क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिलते हैं, ट्रायलस एंड क्रेसिडिया, ठीक है। ये भी चौसर का ही काम है। इसको कंसीडर किया गया है फर्स्ट नॉवल इन वर्ड्स, और वो भी कौन सा, साइकोलॉजिकल नॉवल, ठीक है। तो वर्ड्स में ये एक फर्स्ट नॉवल लिखा गया था। अब वर्ड्स क्या होता है हमारे लिए, जिसमें एक मीट्रिकल रिदम होती है, ठीक है। और उसका काम जो है वो भी डेडिकेटेड था किसको, टू जॉन गाउर। जॉन गाउर को ये डेडिकेटेड था। अब फिर इसके बारे में हमें क्या देखने को मिलता है, दैट ट्रायलस एंड क्रेसिडिया जो है वो बोकाशियोस के फेलोस्ट्रेटो से बहुत इंस्पायर था, और उनसे इंस्पायर होके उन्हीं का ही कुछ कंटेंट लेके इसको जो है वो लिखा गया था। नेक्स्ट उनका जो पीरियड था वो थर्ड लैंग्वेज किसकी थी, वो इंग्लिश थी, जिसका कि काम जो है वो हमें बहुत जानने को मिलता है, और जिसमें हम जानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क उनका था कैंटरबरी टेल्स। लेकिन उससे पहले उनका एक काम था जिसको कि हम जानते हैं उनके अनफिनिश्ड वर्क के तौर पे, दैट इज़ द लेजेंड ऑफ गुड वुमन। हीरोइक कपलेट में लिखा गया था, और फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट को जो है वो द लेजेंड ऑफ वुमन में यूज़ किया गया था। अब इसमें भी ड्रीम था, और ड्रीम के अंदर उनको जो है वो डेजी फ्लावर देखने को मिलता है। एंड ये जो पूरी किताब थी इसमें बहुत सारी फेमस लेडीज़ थी, जो हिस्टोरिकल लेडीज़ थी, हिस्ट्री से बिलोंग करती थी, कुछ मिथ से बिलोंग करती थी, उनकी बायोग्राफीज़ को जो है वो इसमें लिखा गया है। बट we have to remember it that it is an unfinished work. नेक्स्ट वन इज़ कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क उनका जो है वो अभी तक का माना गया है। जब भी चौसर का नाम आता है तो कैंटरबरी टेल्स को मास्टरपीस के तौर पे हमें जानने को मिलता है। इसका आइडिया भी बोकाशियो के डेकामेनन से लिया गया था, एलर्जिकल है। अब इसके बारे में हमें ये जानने को मिलता है दैट कैंटरबरी टेल्स में 29 पिलग्रिम्स के बारे में बात की गई है, जो कि कहाँ के लिए जा रहे हैं, श्राइन ऑफ मार्टियर के लिए, और कहाँ, सेंट थॉमस बैकेट चर्च के लिए निकले हैं। और यहाँ पे वो पिलग्रिम्स जो है वो इकट्ठे कहाँ होते हैं, गैदर्ड एट टाबर्ट इन। इसके भी क्वेश्चन जो है वो हमें बार बार देखने को मिलते हैं कि कौन सी इन में जो है वो रहे थे, ठीक है, कौन सी चर्च में कैंटरबरी टेल्स के लिए लोग जो है वो श्राइन बोर्ड जो है वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, ठीक है। सो यहाँ पे होस्ट कौन है, ठीक है, हैरी बेले जो है वो होस्ट ऑफ द इन है, ठीक है। इनका वो होस्ट है जो कि सबको सजेस्ट करता है कि आप जो है वो सब जितने भी लोग पिलग्रिम्स जा रहे हैं वो सब जो है वो स्टोरीज हमें सुनाएंगे। और फिर ये कॉन्टेस्ट के तहत जो है वो स्टोरीज को बताया गया था, और उसमें से हम जज करेंगे कि किसकी सबसे अच्छी स्टोरी जो है वो थी। नेक्स्ट इज, अब यहाँ कहते हैं कि इसमें जितने भी करेक्टर्स पोर्ट्रेट किए गए थे, ऑल वर स्टेबल फॉर चर्च। अब सबको जो है वो कोई ना कोई स्टोरी सुनानी थी, और इसमें हमें प्रोलॉग देखने को मिलते हैं 70,000 लाइन्स थी इसमें। मंथ, अप्रैल मंथ में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ भी एक हमें ये चीज़ कंफर्म होती है दैट कैंटरबरी टेल्स वर अनफिनिश्ड वर्क, ठीक है। तो वो जो टेल्स थी वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, क्योंकि सबका डिसाइड किया गया था कि 120 स्टोरीज जो है वो लिखी जाएंगी, ठीक है। 120 स्टोरीज जो है वो सब सुनाएंगे अपनी अपनी, लेकिन सिर्फ 24 टेल्स ही जो है वो लिखी गई चौसर के द्वारा। और इसमें चौसर ने राइम रॉयल स्कीम का यूज़ किया था, ठीक है, जिसको जो है वो डेक्टास्क्लेबिकल लाइंस थी, ठीक है, जिसको फ्रांस से इंस्पायर होकर लिखा गया था। अब राइम रॉयल स्कीम कौन सी होती है, जिसमें ABABBCC फॉर्म हमें यूज़ जो है वो उसका मिलता है। नेक्स्ट उनके लिए जो है वो टाइटल कहाँ से आए, दैट
मैथ्यू ऑर्लैंड ने उनको टाइटल दिया था द फादर ऑफ आर स्प्लेंडेड इंग्लिश पोइट्री, कि इंग्लिश पोइट्री के वो फादर जो है वो ऑर्लैंड ने उनको नाम दे दिया था। इनकी डेथ जो है वो हो गई जब, तो उसके बाद इनको ब्यूरे किया गया था वेबमिनिस्टर एबे में, जिसको कि अब पोएट कॉर्नर के नाम से जाना जाता है, और 1400 में इनकी डेथ जो है वो हो गई थी। अब हमें ये जानने को मिलता है कि उसी एज में क्या था कि बाइबल का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। मैथ्यू ऑर्लैंड ने जो है इनके लिए एक टाइटल ये भी दिया था, लैक ऑफ हाई सीरियसनेस, कि इनके अंदर जो है वो कमी थी सीरियसनेस की। अब इस पीरियड में ही कहते हैं कि क्या हमें ये जानने को मिलता है कि विलक्लिफ्स की बाइबल जो है उसकी ट्रांसलेशन लैटिन टू इंग्लिश हो गई थी, और इंग्लिश से पहले लैटिन, फ्रेंच, इस तरीके की लैंग्वेज का बहुत इन्फ्लुएंस था। बाइबल को कन्वर्ट किया गया था फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, और जॉन गार्ड जो है उनको ही उन्होंने डेडिकेटेड की थी अपनी कौन सी वर्क, दैट इज ट्रायलस एंड क्रेसिडिया। अब इनका जो है वो फ्रीक्वेंट एंड सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ कैलर्जी। अब 1330 टू 1408 तक जो है वो इनका भी पीरियड रहा था। ही इज़ ऑल्सो अ राइटर, ठीक है, वो भी एक राइटर हैं। अब कहते हैं कि इनका जो है वो सबसे ज़्यादा वर्क जो है वो किस लिए, वो क्रिटिसाइज़ करते थे क्लर्जीमैन को, कि जितना भी ये चर्च में इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके बारे में जो है वो जॉन गार ने बहुत लिखा था। सो दिस इज़ इट। आज के लिए यही इतना कंटेंट जो है वो हमें चौसर के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं चौसर के कुछ पर्टिकुलर वर्क्स को डिटेल में बताऊं तो प्लीज़ यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।